कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इंडियन आर्मी का सेट नंबर 6 कर रहे हैं और हमने जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और अब सेकंड पोर्शन जीएस का हम लेकर चलते हैं। तो देखते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, सिल्वर, एल्युमिनियम, तांबा। देखो जो धातु होती है, धातु कठोर होती है। धातु कठोर होती है, जैसे आप देखते होंगे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो धातु क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन कुछ धातु ऐसी है जो मुलायम होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ये ऐसी धातु है जो मुलायम है। धातु कठोर होती है और कुछ धातु ऐसी है जो मुलायम होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? सोडियम। सोडियम एक मुलायम धातु है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। सिल्वर, एल्युमिनियम या तांबा, इनको हम चाकू से नहीं काट सकते, ये कठोर धातु है। तो एक क्वेश्चन और बनता है धातु को लेकर, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ही। कई बार क्वेश्चन आता है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में धातु कौन सी होती है। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बन जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी धातु है मरकरी। क्या है? मरकरी, इसको हम पारा कहते हैं। तो इन टॉपिक भी याद रखना है आप लोगों को। कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, वो है मरकरी। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो देखते हैं 17 क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है। तो चिकनगुनिया जो होता है ये मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से होता है। तो ए ऑप्शन है मॉस्किटो, बी ऑप्शन है स्वाइन, सी ऑप्शन है चिकन और डी ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो मच्छर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मॉस्किटो। क्या बोलते हैं? मॉस्किटो। तो सी ऑप्शन क्या होगा? ए, मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने से चिकनगुनिया डिजीज होती है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। इसका सही आंसर है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का अणु क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का अणु क्या होता है? O2। तो इसमें कितने O है? तो इसमें 2 O है। कितने O है? 2। एक O और एक O से मिलकर ये क्या बना हुआ है? 2 O बना हुआ है। तो O क्या है? परमाणु है। O क्या है? परमाणु है। दूसरा O क्या है? परमाणु है। तो आप कह सकते हो कि 2 परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या डी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। तो ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है वो 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। तो समझ आया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, दाब का मात्रक क्या है। तो देखते हैं दाब का मात्रक क्या है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। कई बार एग्जाम में आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन सही है। दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं, चलो बी ऑप्शन भी देखते हैं। वाट किसका मात्रक होता है? नोट करना। तो वाट मात्रक होता है शक्ति का। किसका मात्रक होता है? वाट शक्ति का मात्रक होता है वाट। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो बात करें डी ऑप्शन की, तो जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है, या आप कह दो ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है।
जो मात्रा कार्य का होता है वही मात्रा ऊर्जा का होता है, जूल। दोनों का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो एक था नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते अब लेकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कोलेरा यानी कि हैजा किसके कारण होता है? तो जो कोलेरा हैजा होता है ये बैक्टीरिया से होता है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है जो इसको करता है? तो वो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा। तो जो हैजा होता है, हैजा विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हैजा शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आपको इसका आंसर लगाना यदि ये क्वेश्चन आता है तो जो हैजा है ये हमारे शरीर की आंत को प्रभावित करता है। हैजे से हमारे शरीर की आंत प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन था 20। तब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 21। समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है। तो हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या है? सभी बच्चों को नॉर्मल सी पता होना चाहिए। तो वो H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। चलो आपको सही बता दूं पहले ऑप्शन क्या क्या है। O2 ये क्या होता है? ऑक्सीजन। N2 क्या होता है? नाइट्रोजन। और CO2 सही बच्चों को पता होगा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। इसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? अभी आग बुझाने के रूप में भी करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का उपयोग करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन किया गया हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या है? तो H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या सही है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। और 22 क्वेश्चन क्या है अब देखते हैं हम। क्वेश्चन 22 में क्या है? जहरीली गैस है। तो चलो पहले सभी ऑप्शन के सूत्र लिख लेते हैं। रासायनिक सूत्र जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको हम लिखते हैं N2 इस तरीके से, आपको याद होना चाहिए। मीथेन CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन। ओजोन O3 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हास्य गैस कहते हैं। हास्य गैस, इसको सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक तीक्ष्ण गंध वाली जहरीली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड एक तीक्ष्ण गंध वाली जहरीली गैस है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड ये तीक्ष्ण गंध वाली एक जहरीली गैस है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो 23 क्वेश्चन में क्या है? तो 23 क्वेश्चन है हमारा पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पीलिया होता है ये शरीर के यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। पित्त में हमारा लीवर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी तंत्रिका तंत्र। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर क्या होता है? पीलिया होता है लीवर में इफेक्ट होने पर। यदि लीवर प्रभावित होता है तो हमको पीलिया हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो पीलिया में हमारा लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। और 24 क्वेश्चन में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र कौन सा है? तो हम बात करें NaOH। तो NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अन्य नाम से भी जानते हैं, ये नाम हमें पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा, तो इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसको ही दाहक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपके याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पराक्साइड। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पराक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। क्या है बच्चों? HCl। बी ऑप्शन करेक्ट है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसको मिनटों करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? 25 क्वेश्चन है। जो कंकाल होता है उसकी आयु का पता किस विधि से लगाते हैं? ए ऑप्शन आयरन डेंटिंग, बी कार्बन डेंटिंग मेथड, सी कॉपर डेंटिंग और डी इनमें से कोई नहीं। देखो यदि हम खुदाई करते हैं तो उसमें से कई बार जीवाश्म निकलते हैं, कंकाल निकलते हैं। तो वो कंकाल कितने वर्ष पुराना है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं C14 विधि, कार्बन डेंटिंग विधि। कौन सी विधि आते हैं प्रयोग में? C14 विधि से उसकी आयु ज्ञात करते हैं, कंकाल की आयु। तो वही क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाते हैं? तो कार्बन डेंटिंग विधि। कई बार ऐसा लिखा आ सकता है C14, तो C14 से लगाते हैं हम आयु का पता कि कोई कंकाल कितने वर्ष पुराना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 26 में है तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? सेकंड, मीटर, मिनट या सेंटीमीटर। तो वो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य क्या होता है? यदि कोई तरंग एक कंपन करती है, ये तरंग है, और कंपन करती हुई तरंग एक कंपन करने में, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका कंपन और इस तरीके से इसका एक कंपन पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट कंपन पर चलिए अपनी, तो यहाँ अगर दूसरा कंपन पूरा हो गया, तो कंपन करती हुई कोई तरंग एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी इसने तय की, तो वो दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। और इसको डिनोट करते हैं हम लेम्डा से। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। जब कोई तरंग कंपन करती है और कंपन करती हुई कोई तरंग अपना एक कंपन पूरा करती है, तो एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या? लेम्डा। और यदि मात्रक की बात करें तो इसको हम किसे मापते हैं? मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। तो तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? मीटर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में है कोल गैस किसका मिश्रण है? CuSO4 पहला ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट को नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता आपके याद होना चाहिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NH3 अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कोल गैस क्या है? कोल गैस एक मिश्रण है। और कैसे बनता है मिश्रण? जैसे ही हम कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कोल गैस का निर्माण होता है। कोल गैस को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। और कोल गैस कई गैसों का मिश्रण होती है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन H2, CH4 मीथेन, तो आदि कर देते हैं।
तो मुख्यतः इसमें जो घटक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, CH4, मीथेन। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा CO। तो कोल गैस किसका मिश्रण है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर यदि इसमें ये ना होता तो फिर H2 मिलता, यदि H2 भी नहीं होता तो फिर CH4 मिलता। तो कोल गैस एक ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली गैस है और ये क्या होता है? मिश्रण होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन होती है, मुख्यतः घटक ये होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? सी सही ऑप्शन है। तो अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है देखते हैं, इनमें से कौन सा मिश्रण है, मतलब ऐसा क्या है जो मिश्रण है। देखो वर्षा का पानी, जो वर्षा का पानी होता है शुद्ध होता है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता। बी ऑप्शन समुद्र का पानी, ये समुद्र का जो पानी होता है उसमें लवण घुले रहते हैं, मतलब मिश्रण होता है। समुद्र के पानी में क्या होता है? लवण घुले रहते हैं। आपको पता होगा कि समुद्र के पानी से ही नमक प्राप्त किया जाता है क्योंकि वो घुला हुआ है पानी में, मिश्रण है। तो समुद्र का पानी क्या होता है बच्चों? मिश्रण होता है क्योंकि इसमें लवण घुले रहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में देखते हैं क्या है। और 29 क्वेश्चन है हमारा सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे आना चाहिए। इसके लिए आपको याद करना होता है एक रंगों का क्रम। तो देखते रंगों का क्रम क्या होता है। यदि हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश तरंग को प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रकाश तरंग को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म इसको 7 रंगों में तोड़ देता है। प्रिज्म क्या करता है? इसको 7 रंगों में तोड़ देता है। अनुक्रम होता है विबजोयर, आपको याद रखना है विबजोयर। देखो वी से क्या होता है? वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो हिंदी में लिख देता हूँ उनके नाम, लाल, संतरी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। देखो तो इसमें कई बार तरंग दैर्ध्य क्वेश्चन आता है, कई बार चाल का क्वेश्चन आता है। देखो यदि हम चाल की बात करें तो चाल ऊपर से नीचे की ओर रंगों की घटती है। ये क्या है? चाल का घटता क्रम, चाल का घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा चाल किसकी होती है? लाल रंग की होती है। उसके बाद संतरी रंग की, फिर पीले रंग की, फिर हरे रंग की, फिर नीले रंग की, फिर आसमानी, और सबसे कम चाल होती है बैंगनी रंग की। सबसे कम चाल किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। सबसे ज़्यादा चाल होती है लाल रंग की। यदि लाल रंग ना हो ऑप्शन में फिर संतरी की होती है। तो सबसे ज़्यादा चाल लाल की, फिर उससे कम संतरी की, फिर उससे कम पीला, फिर उससे कम हरा, फिर नीला, फिर आसमानी, और सबसे कम बैंगनी रंग की चाल होती है। जो चाल होती है ये क्या होती है? तो ये जो तरंग दैर्ध्य होती है इस पर निर्भर करती है। चाल जो होती है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसकी चाल भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी क्या होती है? चाल भी कम होती है। तो चाल किसकी कम है? बैंगनी की। चाल किसकी कम है? बैंगनी की। तो तरंग दैर्ध्य भी किसकी कम होगी? बैंगनी की होगी। जिसकी चाल ज़्यादा है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, जिसकी चाल कम उसकी तरंग दैर्ध्य कम। तो वही क्वेश्चन क्या है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। तो हम देखें किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो वो चाल पर निर्भर करती है। चाल जिसकी कम उसकी तरंग दैर्ध्य कम। तो चाल किसकी कम है? बैंगनी की। तो तरंग दैर्ध्य भी किसकी कम होगी? बैंगनी की होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी।
तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है क्योंकि बैंगनी रंग की चाल भी कम होती है। अब चलते हैं अपने जीएस के लास्ट क्वेश्चन लेकर और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है सेट 6 का। तो सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा भेदन अक्षमता किसकी है? सबसे ज़्यादा भेदने की अक्षमता किसकी है? देखो ये होती है 3 अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा होती है धनात्मक होती है, आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा कैसी होती है, धनात्मक प्लस। जो बीटा होती है ऋणात्मक होती है और जो गामा होती है ये उदासीन होती है। यदि हम चाल की बात करें, भेदन अक्षमता की बात करें, तो जो भेदन अक्षमता होती है तो भेदन अक्षमता सबसे कम होती है अल्फा की, फिर उससे ज़्यादा बीटा की और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की। सबसे ज़्यादा भेदन अक्षमता किसकी होती है? गामा की होती है और सबसे कम अल्फा की होती है। अल्फा से ज़्यादा भेदन अक्षमता बीटा की होती है और बीटा से ज़्यादा गामा की होती है। सबसे कम अल्फा की, फिर से ज़्यादा बीटा की और सबसे ज़्यादा भेदन अक्षमता होती है गामा की, क्योंकि गामा क्या होती है? उदासीन होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। तो अल्फा की तो सबसे कम होती है। बीटा की तो अल्फा ज़्यादा होती है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होती। गामा, तो गामा की सबसे ज़्यादा होती है भेदन अक्षमता। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ये थी जीएस की क्लास और नेक्स्ट वीडियो आपकी मैथ की क्लास की होगी।